दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। पीसीएस तक के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। इसके साथ अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जैसे यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम आने वाला है या लेखपाल की अगर वैकेंसी आती है, या रेलवे का जो एग्ज़ाम अभी 15 दिसंबर को संभावित है, तो उन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल। इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर, यहाँ पर पी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, जो 78.8% पाई जाती है। मतलब वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उसमें 79% जो हिस्सेदारी है वो नाइट्रोजन की ही है। सेकंड नंबर पर जो गैस पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, 20.95%। अगर हम इसे कहें कि 21% भागीदारी ओजोन की है। थर्ड नंबर पर जो गैस पाई जाती है वो है ऑर्गन, ये 1% पाई जाती है और ये तीसरे नंबर पे है। और जो चौथी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बात, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमेशा हम एज ए निगेटिव गैस ही लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। कभी मैं इन गैसों को जब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अच्छी बातें बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लांट का जो भोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही बनता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और अगर प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। और पेड़ों के ना होने से पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। जैसे जो शाकाहारी मवेशी है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो आपने देखा कि कार्बन डाई जो ऑक्साइड है उससे पेड़ जो है वो अपना, जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पेड़ और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जिससे उन पर आश्रित जो भी हैं पशु या मानव, हम लोग भी पेड़ों पर ही आश्रित हैं, क्योंकि हम लोग पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एंड सेकेंड चीज़, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। तो मानव क्या जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि CO2 कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई भी चीज़ अधिकता में नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम CO2 को बढ़ाते रहेंगे तो वो हमारे लिए खतरा। प्रकृति ने जिसकी जितनी मात्रा नियमित कर रखी है उतनी ही होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। तो हम बात कर रहे थे गैसों के बारे में, और जो चौथे नंबर पे जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा है 0.036%, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे ऑर्गन और फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पेपर में ये भी प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन। और पेपर में इस तरीके से प्रश्न पूछता है कि इनका परसेंटेज क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं अन्य गैसों की। अन्य गैसें जो वायुमंडल में पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, तो जैसे है नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, आर्गन, रेडॉन। दोस्तों मैं इन जितनी भी दोस्तों मैं ये जितनी भी मैंने गैसें बनाई हैं, मैंने जितनी भी गैसें बताई हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, आर्गन हो, नियॉन हो, हीलियम हो, क्रिप्टॉन हो, जिनॉन हो, रेडॉन हो, इन पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो बनाऊं कि ना बनाऊं। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गैस का यूज़ कहाँ पर होता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, हीलियम का यूज़ कहाँ पर होता है, जिनॉन का यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। जैसे नाइट्रोजन के बारे में एक चीज़ बताऊँ, नाइट्रोजन जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन का संचय होता है। जैसे वो चना हो, अरहर हो, मसूर हो, जो भी दाल वाली फसलें होती है ना, उनमें उनकी जड़ों में नाइट्रोजन का संचय होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा फसल चक्र, अगर हम फसल चक्र का पालन नहीं करते हैं तो भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसलिए हमें 2 फसल चक्रों के बीच में एक दलहनी फसल का यूज़ करना चाहिए, बोना चाहिए उनको ज़मीन में, ताकि धरती में
नाइट्रोजन की जो कमी हुई है वो पूरी हो सके। आप समझ रहे हैं बात को? ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। तो जब मैं गैसों का जो इंपॉर्टेंट वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, आर्गन और रेडॉन, ये जो गैसें हैं इनको नोबल गैस या अक्रिय गैस भी कहते हैं। अब नोबल गैस या अक्रिय गैस क्या होती हैं? ऐसी गैसें जो किसी से क्रिया ही नहीं करती हैं, ऐसी गैसों को नोबल गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। तो इसमें फैक्ट क्या था कि जो रेडॉन है, इस गैस को अगर छोड़ दिया जाए तो ये बाकी जितनी भी गैसें हैं ये सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं, और रेडॉन जो है इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अब इसमें अगला पॉइंट ये है कि ऑर्गन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पर ऑर्गन तीसरे नंबर पे आ रही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा इसकी मात्रा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गन है इन सभी अक्रिय गैसों में ऑर्गन की जो मात्रा है वो सर्वाधिक है। अब इसमें नेक्स्ट फैक्ट ये है कि उपरोक्त सभी गैस को इनर्ट गैस, अक्रिय गैस कहलाती हैं। तो ये अभी हमने जितनी भी गैसें पढ़ी हैं, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हीलियम, आर्गन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस हैं, ठीक है। आप इसे याद कर लें। अब हम बात करते हैं वायुमंडल का स्तरीकरण। पीसीएस का एग्ज़ाम में यही से प्रश्न आया था। तो वायुमंडल का जो स्तरीकरण है वो कुछ इस प्रकार से है। तो जो सबसे पहला, जो सबसे निचला मंडल है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई है 0 से 20 किलोमीटर। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे कहते हैं समताप मंडल। इसकी ऊंचाई है 20 से 50 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे है मेसोस्फेयर, जिसे कहते हैं मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। मध्य मंडल से इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। अगर आप 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ओर चलेंगे, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे मध्य मंडल में, मेसोस्फेयर में, तो इसका जो तापमान है वो घटता रहता है। इसके बारे में बस यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ मैंने यहाँ क्यों लिखी है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आयनोस्फेयर, आयन मंडल जिसे कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो है आयनो मंडल की, जिसे कहते हैं आयन मंडल। इसके बाद जो अगला मंडल है वो है एक्सोस्फीयर, जिसे कहते हैं आयतन मंडल या बाहरी मंडल। इसकी जो ऊंचाई है वो 640 किलोमीटर से अबव, इससे ऊपर की जितनी भी ऊंचाई है वो उसे कहेंगे बाहरी मंडल। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिर्फ ये 4 मंडल दिए गए थे, और इन चारों मंडल को अरेंज करना था कि नीचे से ऊपर के क्रम में सेट करो। तो सबसे पहले जैसे आएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आएगा मेसोस्फेयर, फिर आएगा आयनोस्फेयर, फिर आएगा एक्सोस्फेयर। बस यही सीरीज अरेंज करनी थी। आप समझ रहे हो? मतलब पेपर में डिटेल से भी नहीं पूछता है, आपसे इनके नाम पूछ लेगा या आपको पूछ लेगा कि इनकी ऊंचाई कितनी है। बहुत डिटेल में नहीं पूछता है, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं और आपको इन्हीं को बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखो मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। सपोज ये जो है ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, इसे कहेंगे क्षोभ मंडल। इसके बाद ये जो पार्ट हो गया इसे कहेंगे समताप मंडल। इसके बाद ये जो पार्ट हो गया इसको कहेंगे मध्य मंडल। इसके बाद जो अगला ये पार्ट हुआ इसे कहेंगे आयन मंडल, और इसके बाद जो ये अगला पार्ट हुआ इसे कहेंगे एक्सोस्फीयर या बाहरी मंडल। तो पृथ्वी के बाहर कुछ इस तरीके से मंडलों को वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल को। यह मंडल की सबसे निचली परत है। तो पृथ्वी से जब आप ऊपर की ओर जाओगे 0 से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस में अगर आप जाओगे, या 0 से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर आप नापोगे अर्थ से ऊपर की ओर, तो ये 18 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं क्षोभ मंडल। और यह मंडल सबसे निचली परत कहा जाता है, ठीक। कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर
की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्षोभ मंडल है वो पृथ्वी से, अगर हम पोल पर जाएंगे पृथ्वी के, तो वहाँ पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है। और अगर हम इक्वेटर से देखते हैं तो वहाँ पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। अब देखो ये कैसे, ये जो है ये हमारी अर्थ हो गई, ये हो गई इक्वेटर, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो जो पहला मंडल था वो था क्षोभ मंडल, कुछ इस तरीके से। तो इक्वेटर से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो है 18 किलोमीटर, और अगर हम पोल से डिस्टेंस देखेंगे तो ये है 8 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्षोभ मंडल में होता क्या है। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, ओला गिरना, कोहरा होना, बादलों का गरजना, आंधी तूफान आना, विद्युत प्रकाश मतलब बिजली कड़कना, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, मतलब मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ अगर हम जीरो से ऊपर की ओर चलेंगे तो प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.50 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में कमी आती है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे घटता रहता है। नेक्स्ट है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता रहता है। अधिकतम तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड से -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो घटता रहता है, अगर आप उसमें ऊंचाई की ओर जाओगे तो तापमान घटेगा। और सेम चीज़ ये क्षोभ मंडल में भी हो रही है। अगर आप 1 किलोमीटर से ऊपर की ओर 18 किलोमीटर की ओर अगर आप जाओगे तो इसका जो तापमान है वो घटता रहेगा। और -80 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप हिमालय पे चढ़ जाओगे, जो अर्थ की सबसे हाईएस्ट पीक है, तो वहाँ पर आपको तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की, जिसे कहते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला फैक्ट ये है कि ओजोन का जो फार्मूला होता है वो है O3। तो ओजोन का परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण 20 से 25 किलोमीटर तक होता है। परत का जो जमाव है वो आपसे पूछेगा किस मंडल में है, तो वो है समताप मंडल में। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे सपोज़ ये अर्थ होगी हमारी, ये क्षोभ मंडल हो गया और ये हो गया समताप मंडल। तो समताप मंडल को भी 2 भागों में बांट दिया है। तो ये है निम्न समताप मंडल, ये है उच्च समताप मंडल, या हम कह सकते हैं ये है निचला समताप मंडल और ये है ऊपरी समताप मंडल। तो इस ऊपरी समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है ऊपरी समताप मंडल में। ठीक है, इसे याद रखना। और जो इसका जो फैलाव है, ऊपरी समताप मंडल की जो परत है उसमें जो फैलाव है इसका ओजोन लेयर का वो 20 से 25 किलोमीटर तक है। ओजोन का सूत्र क्या है, O3, कि समताप मंडल द्वारा हानिकारक यूवी किरणों का अवशोषण करता है। तो अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है, जो अवरक्त किरणें होती हैं, जो मानव के लिए हार्मफुल है, मानव क्या पशुओं के लिए भी हार्मफुल है, उन किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकता है। तो कौन रोकता है वो रोकता है ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है वो यूवी लाइट को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ओजोन परत समताप मंडल में मानव के लिए आवश्यक है। तो समताप मंडल में अगर ओजोन परत रहती है तो ये मानव के लिए अच्छी है। ठीक है, वाष्प बहुत कम, तो समताप मंडल में जल वाष्प की जो क्रिया है वो बहुत कम होती है। मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो ना के बराबर होती हैं, मतलब यहाँ पर पानी गिरना, बरसना, बिजली कड़कना, ओले गिरना, ऐसा कुछ नहीं होता, ना के बराबर। तो जब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी समताप मंडल में तो विमान चालन के लिए उपयोगी है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो समताप मंडल है उसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। देखो अभी मैंने क्या बताया था कि जो मीजोस्फीयर है, मध्य मंडल, उसमें तापमान घटता है। क्षोभ मंडल है उसमें भी अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान घटता है। लेकिन अगर हम बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल में अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा
कि हमने भी समताप मंडल पढ़ा, तो हमने समताप मंडल पे दो चीज़ें देखी। पहला तो हमने ये देखी कि यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जो अवरक्त किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसके बाद जो हमने देखा कि जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए ये समताप मंडल उपयोगी है, क्योंकि वायुयान यहीं पर उड़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ओजोन परत है इसको कौन कौन सी गैसें हैं जो, तो वो गैसें हैं एसी या फ्रिज से निकलने वाली जो गैसें हैं जिसे कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसें हैं, ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो सुपरसोनिक विमान होते हैं ना, तो वो सुपरसोनिक विमान से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड गैस वो भी इस ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाती है। पेपर में CFC से बहुत बार प्रश्न बना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अक्सर प्रश्न बन जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ और बताना चाहूँगा कि जो ओजोन है जिसे कहते हैं O3, इसकी मोटाई मापने के लिए डाप्सन का यूज़ करते हैं। आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है, एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि ओजोन परत को संरक्षण देने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। तो जहाँ पर मीटिंग होती है तो उसी के नाम पर प्रोटोकॉल का नाम रख देते हैं। और ये कब हुआ था? 1987 में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला है वो है मध्यमंडल, जिसे कहते हैं मेजोस्फीयर। उससे संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं था। अब इसके बाद जो अगला है वो है आयनोस्फीयर, जिसे कहते हैं आयन मंडल। इसकी जो ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर की हाइट पर विद्युत चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि रेडियो तरंगे इसी मंडल में परिवर्तित होकर संचार को संभव बनाती हैं। कि मतलब अगर हम कोई पृथ्वी से रेज भेजते हैं तो वो इसी मंडल में जाकर टकराती है और वापस हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप? परंतु धूमकेतु से पृथ्वी की रक्षा करता है, और यही जो मंडल है आयन मंडल, ये धूमकेतु से भी पृथ्वी की रक्षा करता है। धूमकेतु अगर इसे टकराता है तो यहाँ पर वो नष्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परिवर्तित कर अतः बेतार संचार संभव। मतलब वायरलेस सिस्टम जो शुरू हुआ है वो आयन मंडल की मदद से ही शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियो तरंगे हैं वो जब जाती हैं और टकरा कर वापस लौटती हैं, जिससे बेतार का मतलब है वायरलेस संचार संभव हो पाया है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो अब आप समझ रहे हो कि किस में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है और किस में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घट रहा है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एक्सोस्फीयर, आयतन मंडल या कहते हैं बाहरी मंडल। संचार उपग्रह इसी मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं वो। इस मंडल में तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि जो बाहरी मंडल है उसमें जितने भी हमारे जो उपग्रह होते हैं वो इसी में प्रक्षेपित किए जाते हैं। अब मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ कि जो क्षोभ मंडल होता है उसमें मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं। समताप मंडल होता है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, वायुयान के लिए उड़ने के लिए सहायक होता है। और ओजोन लेयर के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल का फ़ायदा ये है कि जो हमारी संचार उपग्रह प्रणाली है, जैसे हम टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ये सब पॉसिबल हो पाया है आयन मंडल की वजह से ही। वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को अगर आपने वीडियो से देखा है तो आप इसके आंसर बताते जाएंगे। पहला है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो वो है जल वाष्प। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण के द्वारा। आपने पढ़ा होगा भौतिक में संवहन विकिरण। नेक्स्ट है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है? मैंने आपको बताया था ऑर्गन। नेक्स्ट है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में से कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन गैस। नेक्स्ट है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। आप समझ रहे होंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78%। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो
18 से 20 किलोमीटर आप इसे कह सकते हो। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। घनत्व का मतलब है डेंसिटी। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण, आप समझ ही गए होंगे। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है या कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? भूतल पर परावैंगनी विकिरण पात को रोकना। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं? तो आयान मंडल से। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुयानों से निकलने वाली गैस कौन सी थी जो ओजोन परत को हार्म करती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो वो रहता है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वो है ओजोन मंडल। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो वो है समताप मंडल। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो वो है क्षोभ मंडल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। पेपर में बस ऐसे ही प्रश्न बनते हैं नॉर्मल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ इसको आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।